हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी क्लास 10th की। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया से। लैंड यूज़ की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग लैंड किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है फिज़िकल फैक्टर्स से, लैंड के फिज़िकल फैक्टर्स से, जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप और साथ में ह्यूमन फैक्टर्स से भी। और ह्यूमन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ रह रही है, कैसी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, और साथ में कल्चर और ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक लैंड यूज़ पैटर्न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये पाई चार्ट दिया हुआ है लैंड यूज़ पैटर्न का, जहाँ पर अलग अलग कलर्स से अलग अलग लैंड यूज़ शो हो रहे हैं। और लैंड यूज़ में यहाँ पे अलग अलग जो लैंड यूज़ है वो है फॉरेस्ट, पैरन एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, फैलो अदर देन करंट फैलो और नेट जोन एरिया। तो ये कंपैरिजन किया हुआ है किस लैंड का 1960 से 61 और 2014 से 15 में कि किस तरीके से लैंड को इस्तेमाल किया गया है। टोटल जोग्राफिकल एरिया की अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लैंड यूज़ डेटा के हिसाब से 93% लैंड जो है, यानी कि हमारा जो 93% जोग्राफिकल एरिया जो है वो उसका डेटा अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम को छोड़ करके सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का डेटा हमारे पास नहीं है। और साथ में कुछ एरिया जो जम्मू कश्मीर और स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो कि पाकिस्तान और चाइना से ऑक्यूपाइड है, उसका सर्वे नहीं हो पाया है, इसलिए इन एरिया का भी डेटा हमारे पास जो है वो नहीं है। तो लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर की बात करें तो वो डिक्रीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में। और डिक्रीज़ जो है किस वजह से हुई है, तो जो लैंड डिक्रीज़ हुई है तो इतना पैस्चर नहीं है हमारे पास कि हम लोग कैटल्स वगैरह को जो है ग्रेस कर सके। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। तो जो अदर करंट फैलो लैंड जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, या तो उनकी कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सो ये जो लैंड है, so these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are induced in the net zone area, then the percentage of NSA is in India comes to about 54% of the total reporting area। तो ये जो करंट फेलो लैंड जो है इसे कुछ ही टाइम के लिए कल्टीवेट किया जाता है, 2 या 3 साल में एक बार जो है इसे कल्टीवेट किया जाता है। और अगर इससे भी इंक्लूड करें तो हमारा नेट जोन एरिया जो है वो 54% हो जाता है। पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया जो है वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है। स्टेट टू स्टेट डिफरेंट कैसे है कि 80% जो टोटल एरिया जो है पंजाब और हरियाणा का वो कल्टीवेशन में है, और वहीं पर 10% जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार का वो कल्टीवेशन में है। तो ये नेट जोन एरिया में है। फॉरेस्ट एरिया की अगर हम लोग हमारी कंट्री में बात करें तो वो 33% जोग्राफिकल एरिया से भी कम है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में हुई थी, उसके हिसाब से 33% हमारा जोग्राफिकल एरिया भी जो है फॉरेस्ट में नहीं है। और फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। और काफ़ी सारे लोग जो है वो फॉरेस्ट उनका लाइवलीहुड भी है, यानी कि जंगलों से वो लोग कमाते खाते हैं। जंगल जो है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो लोग जंगलों पे ही पूरे के पूरे डिपेंड है। काफ़ी सारे लोग जंगलों पे रहते भी हैं।
कुछ लैंड को जो है वेस्ट लैंड में भी इंक्लूड किया गया है, और वेस्ट लैंड जो है उसे रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया में जो है इंक्लूड किया गया है। साथ में कुछ ऐसी भी लैंड है जो कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी है, जिन्हें सेटलमेंट में यानी कि घर वगैरह बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवेज, इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है। और कंटिन्यूस यूज़ जो है लैंड का पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इसी वजह से लैंड रिसोर्सेज भी जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, जंगल कम हो गया है, जगह जगह पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग लैंड को यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की। लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करें, सो 95% जो हमारी बेसिक नीड है, हमारा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें लैंड से मिल रहा है। यानी कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो हमें लैंड से मिल रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। और ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है जिसकी वजह से लैंड जो है वो डैमेज हुई है? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को बहुत ही ज़्यादा काट दिया गया है। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रेस कर चुके हैं कि लैंड जो है वो ख़राब हो गई है। माइनिंग और साथ में क्वेरिंग, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है इनकी वजह से लैंड डिग्रेड हुई है, यानी कि जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं स्टेट्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करें तो माइनिंग साइट्स जो है, जब माइनिंग करी जाती है तो गड्ढा किया जाता है, ठीक है, होल किया जाता है। और जब होल किया जाता है तो ज़मीन को खोदा जाता है, तो मिट्टी इधर उधर जो है जाती है। तो क्या किया जाता है, जब माइनिंग एक्टिविटी होती है, आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज़ कम्प्लीटेड, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसिस ऑफ ओवरबर्डनिंग। तो ये गड्ढा जो है खोद दिया गया, ज़मीन को खोद दिया गया, मिट्टी जो है इधर उधर जो है कर दी गई, और उस गड्ढे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हुई है। कुछ स्टेट्स में जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है। किस चीज़ की वजह से? माइनिंग की वजह से। और माइनिंग की वजह से जो है यहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुई है। माइनिंग के बाद सेकंड एग्जांपल हम लोग देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हुई है। और थर्ड हमारी कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इरिगेशन की वजह से, ओवर इरिगेशन की वजह से, यानी कि ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से, क्योंकि ये खेती वाली जगह है, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से क्या हुआ कि वाटर लॉगिंग होगी। और वाटर लॉगिंग होने की वजह से जो वहाँ की ज़मीन थी, वहाँ की सैलिनिटी और एल्कनिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से सॉइल जो वहाँ की जो लैंड थी वो डिग्रेड हो गई। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जैसे कि जो लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, कैल्सलेट्स जो है सोप स्टोन और सिरामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया, क्योंकि जब सीमेंट बनाई जाती है तो सीमेंट बहुत ही सीमेंट के पार्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो इधर उधर एटमॉस्फेयर में जो है फैलने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो इनफिल्ट्रेशन था वाटर में, सॉइल में, वो मतलब ज़मीन पे सेटल अप होने के बाद उन्होंने सॉइल की और लैंड की जो क्वालिटी थी वो पूरी की पूरी ख़राब कर दी। रिसेंट ईयर्स में अगर हम लोग बात करें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो है वो एक मेजर सोर्स है लैंड डिग्रेडेशन का। और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। कैसे हम लोग जो है लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं, ग्रेजिंग को जो है मैनेज कर सकते हैं, और साथ में प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, हम लोग शेल्टर बेल्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं, और
ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो सैंड ड्यून्स हैं हम वहाँ पे जो है थॉर्नी बुशेस ग्रो कर सकते हैं जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन ना हो। साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटिंग, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट वगैरह आ रहा है उस पे हम लोग जो है नज़र रख सकते हैं। हम लोग उसको जो है देख सकते हैं कि जो भी वेस्ट वगैरह निकाला जा रहा है उसका ट्रीटमेंट पहले कर दिया जाए और उसके बाद ही जो है उसे इधर उधर पानी में या ज़मीन पर जो है वो फेंका जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी कि सॉइल क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉइल भी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और साथ में रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यू हो सकती है। और इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये वो रिसोर्स है जहाँ पर प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इन सारी चीज़ों से जो है सॉइल फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन जो है हमारा रनिंग वाटर, जो हमारे प्रोसेस ऑफ वेदरिंग होता है, ठीक है, वेदरिंग जो है वो प्रोसेस है जिससे सॉइल बनती है। तो वेदरिंग जो है हमारी रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटी, डिकम्पोजर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी, ह्यूमस कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये सब इसी वजह से होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल को भी जो है हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ हमारी सॉइल है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है, और जितना भी हमारा एंटायर नर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों रिवर जो है हेल्प करती है एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन में। और साथ में कुछ हिस्सा जो है राजस्थान, गुजरात का एक नैरो कॉरिडोर, वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इन एरियाज़ के अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो है उसमें अलग अलग प्रोपोर्शन पाए जाते हैं पार्टिकल्स के, और कौन कौन से पार्टिकल्स के, सैंड, सिल्ट और क्ले के। जैसे जैसे हम लोग इनलैंड की तरफ से, यानी कि पानी जो रिवर के आसपास का जो एरिया है वहाँ से अगर हम लोग देखें तो सॉइल पार्टिकल्स जो है पानी के आसपास वो एलुवियल सॉइल के बड़े होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग वैली एरिया में जाते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स जो है वो उसके स्मॉल होते चले जाते, कोर्स होते चले जाते। सॉइल्स जो है यहाँ पर कॉमन पिडमंट प्लेन में पाई जाती है, जैसे कि द्वार, चाउस और तराई एरिया। वैली एरिया में इन 3 जगहों पर जो है सॉइल के अलग अलग पार्टिकल्स पाए गए हैं, यानी कि अगर हम लोग बारीकी देखें सॉइल की तो कोई सॉइल का जो पार्टिकल है वो बहुत ही मोटा होता है, कोई बहुत ही बारीक होता है, तो इस तरीके से। तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन, सॉइल को जो है हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज में। अभी तो हमने देखा कि सॉइल पार्टिकल के हिसाब से एलुवियल सॉइल को सैंड, सिल्ट और क्ले में डिवाइड किया हुआ है, और सैंड, सिल्ट और क्ले के बाद ग्रेन के हिसाब से
सॉइल को जो है ग्रेन के बाद सॉइल की एज के हिसाब से हम जो है एलुवियल सॉइल को डिवाइड कर सकते हैं। और एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल की क्लासिफिकेशन कौन कौन से है? पहला तो है हमारा ओल्ड एलुवियल, जिसे हम लोग भांगर बोलते हैं, और दूसरा है न्यू एलुवियल सॉइल, जिसे हम लोग खादर बोलते हैं। अब भांगर और खादर में जो है डिफरेंस क्या है? भांगर जो है, भांगर सॉइल में हाई कंसंट्रेशन होता है। किस चीज़ का हाई कंसंट्रेशन होता है? यहाँ पर कंकड़ नोड्यूल्स का। कंकड़ आपको पता ही है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसे कंकड़ बोलते हैं। तो कंकड़ यहाँ पे ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू खादर सॉइल। तो इसीलिए खादर सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है कंपैरिजन टू भांगर सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है, ज़्यादातर जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें एडिक्वेट प्रपोर्शन होता है पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम का, जो कि उसे ग्रोथ ऑफ शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, व्हीट के लिए और सीरियल पल्सिस वगैरह के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना देती है। यानी कि इन सारी क्रॉप्स की खेती यहाँ पर जो है ईजिली करी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है ये सॉइल, और फर्टाइल है इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये ब्लैक होती है कलर में, और इसे रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल जो है आइडियल है हमारी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, और इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यहाँ का ऐसा है कि पेरेंट रॉक मटेरियल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर, और इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे जो है फाउंड होती है इन एरियाज़ में। और ये जो टाइप ऑफ सॉइल है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप, जो स्पेशली बसाल्ट एरिया है जहाँ पे बसाल्ट पत्थर पाए जाते हैं, वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में जो कि लावा फ्लोस, और बसाल्ट की भी अगर हम लोग बात करें पत्थर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे लावा हो, यानी कि पहले कभी वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है। तो उन एरिया में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल कौन कौन से एरिया में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों पर जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बसाल्ट रॉक पाए जाते हैं। इसके साथ साथ गोदावरी कृष्णा वैली का जो एरिया है यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही फाइन क्लेई मटेरियल से बनी हुई होती है, और इसीलिए इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि पानी ये जो है बहुत ही अच्छे से सोख लेती है। इन एडिशन अगर हम लोग बात करें तो ये जो है रिच होती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैंगनीज, पोटैश और लाइम। और इन सारी चीज़ों में तो ये सॉइल जो है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर जो कमी होती है वो होती है फॉस्फेरिक कंटेंट की। फॉस्फोरिक जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है कि डीप क्रैक्स जो है, अगर गर्मी होती है तो वहाँ यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा डीप क्रैक जो है पड़ जाते हैं, बहुत ही दरारें पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है सॉइल बहुत ही सूखी हो जाती है। तो इसलिए जब तक इसमें पानी ना डाला जाए और उसे खोदा नहीं जाए तब तक जो है यहाँ पे खेती नहीं करी जा सकती। और इसीलिए यहाँ पे किसान जो है फर्स्ट शावर ऑफ रेन, यानी कि मॉनसून आने का इंतज़ार करते हैं। मॉनसून जब आता है तो सॉइल जो है ठीक हो जाती है और तब इस पर खेती करी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारी सॉइल है वो है रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल की हम लोग बात करें, रेड सॉइल कहाँ पे डेवलप होती है? रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, स्पेशली ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में। येलो सॉइल और रेड सॉइल जो है वहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? कुछ पार्ट्स जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ मिड गंगा प्लेन यानी कि मिडिल गंगा प्लेन, और साथ में पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। और ये जो सॉइल्स है ये रेडिश कलर इनका क्यों होता है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से।
क्योंकि यहाँ के जो पत्थर होते हैं क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक, उनमें आयरन कंटेंट होता है, उनमें डिफ्यूज्ड आयरन होता है, इसी वजह से ये रेड और येलो रेड कलर के होते हैं। और कभी कभी ये लोग जो है येलो कलर के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयरन कंटेंट है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। रेड एंड येलो सॉइल के बाद है लेटराइट सॉइल। लेटराइट की अगर हम लोग बात करें तो एक लैटिन वर्ड लेटर से आया गया है जिसकी मीनिंग है ब्रिक यानी कि ईंट। लेटराइट सॉइल जो है डेवलप हुई है अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पर ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होता है, यानी कि वहाँ पे सूखा भी होता है और गीला मौसम भी रहता है। तो ये जो सॉइल है ये किस चीज़ का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग का, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे सॉइल की जो है लीचिंग हो गई है। और लेटराइट सॉइल जो है बहुत ज़्यादा डीप, मोस्टली डीप जो है, और ये एसिडिक होती है नेचर में। जनरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही डेफिसिट होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। मोस्टली ये जो सॉइल है हमारी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, स्पेशली महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट जैसे कि कुछ पार्ट्स जो है वेस्ट बंगाल के और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यहाँ पर ये जो है सॉइल पाई जाती है। सो वो एरिया जहाँ पर ये सॉइल जो है सपोर्ट करती है डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को, वहाँ पर ये ह्यूमस रिच होती है, यानी कि फर्टाइल होती है, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पर स्पार्स वेजिटेशन होता है या सेमी एरिड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर ये जो सॉइल है वो ह्यूमस पुअर होते हैं, ह्यूमस कंटेंट वहाँ पर नहीं होता है। सो दे आर प्रोन टू इरोजन। ठीक है, जैसे लीचिंग होती है तो लीचिंग की वजह से यहाँ पे इरोजन भी ज़्यादा होता है और इसीलिए डिग्रेडेशन भी जो है यहाँ पर ज़्यादा है। काफ़ी सारे जो है मेजर्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक की इन एरियाज़ में, ताकि सॉइल इरोजन जो है यहाँ पर ना हो, सॉइल कंजर्वेशन हो सके। और पर्टिकुलरली हिली एरियाज़ में, जो कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे जो एरिया है, इन सारी टेक्निक्स की वजह से, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक की वजह से यहाँ पर जो है टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पर कैशू नट यानी कि जो काजू है उसकी खेती करी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो इसका कलर रेड से ब्राउन होता है और जनरली ये सैंडी होती है टेक्सचर में, और सैंडी टेक्सचर के साथ साथ ये सलाइन होती है नेचर में। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट भी पाया जाता है, और इतना ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वाटर इवेपोरेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा होता है, सूखा ज़्यादा होता है, और सूखा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वाटर का जो इवेपोरेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए सॉल्ट भी जो है यहाँ पे नमक ज़्यादा पाया जाता है। सो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज़ फास्टर। ये जो सॉइल है, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए जो सॉइल है यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट और मॉइस्चर जो है सॉइल में बहुत ही कम होता है। लोअर होराइजन की बात करें इस सॉइल की तो यहाँ पे कंकड़ पाए जाते हैं, और कंकड़ ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम कंटेंट जो है नीचे की तरफ ज़्यादा पाया जाता है। कंकड़ लेयर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने की वजह से वाटर भी जो है यहाँ पे इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, यानी कि कंकड़ की जो लेयर है उसकी वजह से पानी नीचे की तरफ जो है वो नहीं जा पाता है। प्रॉपर इरिगेशन वगैरह होने के बाद ही यहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है। स्पेशली ये सारी चीज़ें कहाँ पर देखी गई है? राजस्थान में देखी गई है, वो भी वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान में। उसके बाद है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है हिली और माउंटेन एरिया में पाई जाती है, जहाँ पर सफिशिएंट रेन अवेलेबल हो। सॉइल टेक्सचर जो है इसका माउंटेन एनवायरनमेंट
जिस तरीके का होगा उस तरीके का पाया जाता है। लोमी और सिल्टी सॉइल वैली साइड में पाई जाती है और कोर्स ग्रेन सॉइल जो है अपर स्लोप्स में पाई जाती है। स्नो कवर्ड एरिया में, तो जो स्नो कवर एरिया है हिमालयस के, वहाँ पर जो है सॉइल डेनुडेशन ज़्यादा होता है और इसी वजह से यहाँ पर एसिडिक सॉइल भी हो जाती है। एसिडिक सॉइल होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमस भी जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है सॉइल में। सॉइल जो लोअर पार्ट्स में है, वैली साइड में है, वहाँ पर जो है टेरेसेस और एलुवियल फैंस पाए जाते हैं और इसीलिए ये सॉइल जो है नीचे की तरफ की वो फर्टाइल होती है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल्स। टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद है हमारा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। So the denudation of the soil cover and subsequently washing down is described as soil erosion, यानी मिट्टी का हटना। ठीक है, मिट्टी जो है एक जगह से जब दूसरी जगह पर हटकर चली जाती है, मिट्टी के वॉश डाउन होने को हम लोग इरोजन बोलते हैं। और द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली, यानी कि जहाँ पर सॉइल फॉर्म हो रही है एक जगह पर, वहाँ पर इरोजन हो रहा है। अब सपोज करो कि ये जो एरिया है, यहाँ पर ये जो सॉइल है, यहाँ से इरोड होके मिट्टी जो है इधर चलेगी, तो यहाँ पे न्यू सॉइल जो है फॉर्म हो गई और यहाँ पर सॉइल का इरोजन हो गया। इसीलिए ये दोनों प्रोसेस जो है साथ के साथ चलते हैं। समटाइम्स अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है सॉइल का। किन किन चीज़ों की वजह से? सबसे पहले तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को काटने की वजह से, पेड़ पौधों को काटने की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से, माइनिंग की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। कभी कभी नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी जो है सॉइल इरोजन हो जाता है, जैसे विंड की वजह से हवा जो है मिट्टी को बहा करके ले जाती है। ग्लेशियर्स की वजह से, ग्लेशियर्स जो है जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो सॉइल को इरोड करते हुए आते हैं। वाटर की वजह से, पानी से भी जो है मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स है सॉइल इरोजन के लिए। रनिंग वाटर्स जब कट करते हैं क्ले सॉइल को, तो वो बहुत ही डीप चैनल बना लेते हैं और इन डीप चैनल्स को गलीज बोलते हैं। और गलीज की वजह से क्या होता है? गलीज की वजह से जो है लैंड बहुत ही बेकार हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, और इस लैंड को हम लोग जो है बैड लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा ये जो बैड लैंड है वो चंबल बेसिन, यानी कि चंबल नदी के आसपास जो है पाया गया है, और इसे हम लोग रिवाइंस भी बोलते हैं इस तरीके की लैंड को। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरिया। कभी कभी क्या होता है कि पानी जो है शीट की तरह, जैसे हमारी कॉपी की शीट होती है, परत होती है, एक के बाद एक जो है पेजेस होते हैं, तब जाके एक नोटबुक बनती है, एक कॉपी बनती है। तो उसी तरीके से शीट की तरह जो है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर, मिट्टी की जो परत है वो हट जाती है, और इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो इस केस में क्या होता है, जो टॉप लेयर है सॉइल का वो वॉश अवे हो जाता है, और इस इरोजन को हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। अब ये मिट्टी थी, ये पूरी की पूरी मिट्टी थी, अब इसकी एक परत हट गई, ठीक है, हल्की सी परत हट गई, तो एक शीट यानी कि एक लेयर हट गया, तो इसलिए शीट इरोजन है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। और जब विंड की वजह से मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, इरोजन होता है, तो उसे विंड इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन जो है डिफेंड किए जा सकते हैं बहुत सारे सॉइल इरोजन जो है जब फार्मिंग के थ्रू, यानी कि जब सही से हम लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से भी जो है कभी कभी सॉइल इरोजन हो जाता है। तो बहुत सारे वेज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है।
सो गलत तरीके से खेती करने की वजह से भी इरोजन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें प्लविंग अगर ठीक से ना हो, यानी कि अगर ठीक से जो है जब खेती करी जाती है तो ज़मीन को खोदा जाता है, तो अगर वो ठीक से ना खोदा जाए तो उसकी वजह से भी जो सॉइल इरोजन जो है हो सकता है। अब सॉइल इरोजन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है प्लविंग अलोंग द कंटूर लाइंस। ठीक है, अगर हम लोग कंटूर लाइन की तरफ जो है खेती कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है स्ट्रिप्स, जैसे ये जो है खेत है, यहाँ पे साइड साइड में जो है हम लोग प्लांट्स उगा दें, तो इससे भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कंटूर प्लविंग करने की वजह से सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो मेथड है। फर्स्ट मेथड के बाद, ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा प्लविंग अलोंग द कंटूर लाइंस, इसे कंटूर प्लविंग बोलते हैं। सेकंड है हमारा स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑफ द स्लॉप्स मेकिंग टेरेसेस। ठीक है, यानी कि हम लोग टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो माउंटेन्स है हम लोग उसे उसमें जो है टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन रुक सकता है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयास में जो है इस तरीके की टेरेस फार्मिंग काफ़ी सारी होती है। लार्ज फील्ड्स को जो है हम लोग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। जो बड़े बड़े खेत है उसे हम लोग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस, ठीक है, यानी कि घास की जो है क्यारियाँ जो है उगा सकते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो। जो विंड है वो सॉइल को जो है वो ना जो सॉइल है उसे इरोड ना कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है ग्रास को ग्रो कर सकते हैं, और इसे हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं। जैसे कि ये बहुत ही बड़ी फील्ड थी, यहाँ पे हमने इधर घास उगा दी, इधर घास उगा दी, इधर घास उगा दी, ये ऐसे घास उगा दी, तो ये घास क्या करेगी, सॉइल को जो है रिटेन करके रखेगी, सॉइल को जो है उड़ने नहीं देगी, सॉइल को जो है इरोड नहीं होने देगी। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हम लोग कर सकते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे। अगर हम लोग जो है लाइन से जो है पेड़ उगा दें, तो उससे भी जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, और इस मेथड को हम लोग शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। अब जैसे कि ये एक प्लॉट है या खेत है, यहाँ पे हम लोग इधर जो है प्लांट को ग्रो कर दे, इधर जो है ट्रीज़ को ग्रो कर दे, तो वो ट्रीज़ क्या करेगी, वो ट्रीज़ जो है सॉइल को होल्ड करके रखेगी। सो ये शेल्टर बेल्ट्स जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और शेल्टर बेल्ट्स जो है हम लोग जो एरिड एरिया है, जो एरिड एरिया है, यानी कि जो सूखी जगह जैसे कि राजस्थान वगैरह, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ताकि डेजर्ट एरिया में जो विंड के थ्रू जो इरोजन हो रहा है वो ना हो सके। अब हम लोग देखें तो ये है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जो है बताया गया है विलेज, और ये विलेज जो है सुको मजीरी। तो ये जो सुको मजीरी जो है वो झब्बुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर है। वहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है रिवर्स लैंड, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन जो है रिवर्स हो गया। ट्री डेंसिटी जो है यहाँ की इंक्रीज़ हुई 13 पर हेक्टेयर 1976 से 1 to 72 पर हेक्टेयर 1992 में। रीजनरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग। तो यहाँ पे जो है पहले पेड़ पौधे बहुत ही कम थे, किसकी वजह से, ट्री डेंसिटी वगैरह कम हो गई थी इरोजन की वजह से, तो वो ज़्यादा अब जो है ट्री डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी, तो इरोजन भी कम हो गया। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि रीजनरेशन ऑफ एनवायरनमेंट लेट्स टू इकोनॉमिक वेलबींग। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को रीजनरेट करें तो हमारी वेलबींग भी इससे होती है। एज अ रिज़ल्ट ग्रेटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर हम लोग जो है एनवायरनमेंट को रीजनरेट करेंगे तो हमारे पास जो है ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएगी, रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, एनिमल केयर हम लोग कर पाएंगे, साथ में हमारी इनकम भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है थी यहाँ पे सुको मजीरी में, वो
12,000 से 15,000 के बीच में आ गई थी 1979 से 1984 के बीच में। तो इतना सब कुछ इन्होंने कर लिया था एक मैनेजमेंट की वजह से, सॉइल कंजर्वेशन की वजह से, जैसे उन्होंने सॉइल को कंजर्व किया। सो पीपल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। और जो लोग जो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग करी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग करी उसकी वजह से क्या हुआ, 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो थी, यानी कि 1% लैंड जो थी पूरी की पूरी इंडिया की, वो पूरी की पूरी ग्रीन हो गई। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया था वो हरा भरा हो गया, यानी कि इन्होंने अपनी रिसोर्स को जो है बचाया, कंजर्व किया। और ये हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, ये हमें जो है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। तो किस तरीके से इन्होंने जो है सॉइल को, यानी कि अपने खुद के स्टेट को जो है कंजर्व किया, ग्रीन एरिया बनाया। तो ये सारा था हमारा चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।